और अब बड़ा अपडेट आपको बता दें, उमंग सिंघार मामले में एक नया मोड़ आया है। उमंग सिंघार ने प्रेस नोट जारी किया है। महिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। 10 करोड़ रुपए की महिला ने मांग की थी। जब नहीं दिए गए तो राजनीतिक करियर खत्म करने की इसने धमकी दी। जिस महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है, 2 नवंबर 2022 को नौगांव थाने में उन्होंने आवेदन भी दिया था। महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, साजिश कर फंसाने की कोशिश का आरोप। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ कह रहा है उनका प्रेस नोट? बिल्कुल, अगर ललित बात करें तो इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि अब उमंग सिंघार का एक लेटर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस लेटर की पुष्टि करता है, क्योंकि ये लेटर वायरल हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो खुद मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और उनसे 10 करोड़ रुपए महिला के द्वारा मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत अगर बात करें तो इसी महीने में 2 तारीख को की है और पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि वो लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं। महिला से उन्होंने शादी की, इस बात को उन्होंने कबूला है और साथ में यही बताया कि उनकी पत्नी है मगर उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, 10 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने एक लेटर में किया है और अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की है। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कांकेर से। नामांकन वापसी का आज यहां आखिरी दिन है। 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। बड़ा अपडेट, कांग्रेस को समर्थन देकर 6 प्रत्याशी और मैदान से हट गए हैं। सदस्यता ग्रहण इन्होंने कांग्रेस की कर लिया, नामांकन वापस ले लिया है। और ये सभी 6 प्रत्याशी जो थे ये निर्दलीय मैदान में थे। 18 के नामांकन निरस्त हो गए थे। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। 21 मैदान में थे। इनमें से भी 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस को अपना समर्थन इन्होंने दिया है। ये सभी 6 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में जिन्होंने फॉर्म जमा किया था, लेकिन अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अब 15 प्रत्याशी मैदान में है। 18 का नामांकन वैसे ही निरस्त हो चुका था, गलत नामांकन भरने की वजह, फॉर्म भरने की वजह से। और अब 6 और ने अपना नाम वापस ले लिया। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, 6 और लोग मैदान से बाहर। जी ललित, आज नामांकन फॉर्म नाम वापसी की जो है अंतिम तिथि है और आज जो है 6 लोग निर्दलियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। और वो जो 6 निर्दलीय हैं, नाम वापस लेते ही कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जिससे कांग्रेस खेमे में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं जो है भाजपा में ब्रह्मानंद नेताम पर जो लगे हुए आरोप है, तो भाजपा में अभी थोड़ा मायूसी छाई हुई है और यहाँ पर जो है कांग्रेस फ्रंट पर आते हुए दिख रही है। और आज नाम वापसी का अंतिम तिथि है और अभी 6 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है और भी जो है अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अभी बनी हुई है कि उम्मीद की वो आएंगे और अपना नाम वापस लेंगे। जी चलिए, धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था और 6 और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब जो मुख्य मुकाबला, ब्रह्मानंद नेताम, सावित्री मंडावी मैदान में। 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा जल्द अमीर बनने की चाहत में हुआ मर्डर और लाश के साथ दुकान में 4 दिन भिलाई की युवती का बिलासपुर में मर्डर। जो घर कभी गुलजार था वहां आज मातम पसरा है। एक ख्वाहिश जो अधूरी रह गई। साथ ही बात होगी 10 लाख के बीमा के लिए हुए मर्डर की।
बिलासपुर में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर उठा है। पैसों के लेन देन में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी सोच रहा था कि वो शातिर है, इसीलिए आसानी से लाश को ठिकाने लगा देगा और कभी भी उसकी करतूतों का खुलासा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस की तफ्तीश ने पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी और सामने आया वो सच जो हैरान कर देने वाला था। बिलासपुर शहर अब धीरे धीरे आधुनिकता का लिबास ओढ़ता जा रहा है। इसी आधुनिकता में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिलासपुर शहर के दयालबंद इलाके में भिलाई से आई एक युवती अपने आने वाले सपनों को साकार करने के लिए हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चूंकि परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्च कभी ट्यूशन के जरिए तो कभी कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाकर जुटाया करती थी। कोचिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त दयालबंद इलाके में संचालित सिटी फार्मेसी में युवती कोचिंग आते जाते समय अपने वाहन को वहीं दुकान में पार्क करके जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दुकान संचालक आशीष साहू से होती है, जो उसे शेयर में पैसा लगाने की सलाह देता है। बस यहीं से युवती शेयर में पैसा लगाना शुरू करती है। शुरुआत में अच्छा फायदा होने से दुकान संचालक और युवती के बीच एक सौदा तय होता है, जिसमें उसे दुकान संचालक ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा और करीब 3.5 लाख रुपए फायदा होने पर उस रकम को आधा आधा बांट लेने का समझौता दोनों के बीच होता है। लेकिन शेयर में घाटा होने से दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। युवती लगातार उसे पैसों की मांग करती है, क्योंकि उस पर भी लोगों को पैसा लौटाने का दबाव था जिनसे युवती ने पैसा लिया था। फुटेज वगैरह से पता चला कि 15 तारीख को प्रियंका सिंह सिटी फार्मेसी दयालबंद में उनकी दुकान पर गई थी और कुछ देर तक बैठी रहीं और एक बार फिर निकली, फिर गई, फिर निकली, फिर गई, उसके बाद दोबारा नहीं निकली। तो थोड़ा सा संदेह उसी समय सिटी फार्मेसी वाले पर हुआ था, किंतु परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल में जाती हुई दिख रही हैं करके, तो थोड़ा सा उसमें गुमराह हुए। बाकी उस लिंक को छोड़ के फिर पुनः वापस सिटी फार्मेसी वाले आशीष साहू से पूछताछ किए, जिसके खाते के संबंध में जानकारी मिलने पर कि उसका और प्रियंका सिंह का ट्रांजैक्शन करीब 19 लाख रुपए दिख रहा था, जो अप्रैल 2022 से अब तक का था। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रियंका सिंह शेयर मार्केट में पैसा लगाया करती थी और करीब 4-5 लाख रुपए उनको लाभ भी हुआ था, किंतु अभी वर्तमान में दिवाली के समय करीब 11 लाख रुपए का उनको जो उनके पैसे थे शेयर मार्केट में डूब गए थे, जिसको प्रियंका सिंह आशीष साहू से मांग रही थी, जो आशीष साहू न देना पड़े करके गला दबाकर उनकी दुकान में हत्या कर दिया था। उधर 15 नवंबर को कोतवाली पुलिस को युवती के गायब हो जाने की खबर मिलती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश में जुट जाती है। सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है। पुलिस की छानबीन जारी रहती है। भिलाई की रहने वाली है और यहाँ पढ़ाई करने के लिए श्री शांति पार्वती हॉस्टल है दयालबंद में, वहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, जहाँ पर कार पार्क की थी वो उसका घर है आरोपी का? कस्तूरबा नगर में आरोपी का घर है। कुछ और भी लोग रहते हैं वहाँ पे परिवार के? हाँ, उनके परिवार के और उनके कुछ किराएदार भी रहते हैं। कुछ जानकारी थी कि ऐसा कुछ हुआ? इस संबंध में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश ने आगे जाकर ऐसा राज खोला कि हर कोई हैरान रह गया। ऐसा राज जिसे सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर गया। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस को ये पता ही नहीं था कि कातिल खुद युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने युवती के भाई के साथ थाने पहुंचा था। यहां तक कि कई बार पुलिस आरोपी युवक की दुकान भी पहुंची, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आई। लेकिन आखिरकार पुलिस को सुराग मिला और पूरे मामले का खुलासा हो गया। पंद्रह नवंबर को गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस माथापच्ची कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे। जिस मेडिकल दुकान में युवती का आना जाना था, पुलिस उस जगह पर गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। युवती का फोन स्विच ऑफ था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें युवती मेडिकल शॉप में कई बार आते जाते हुए नजर आती है। 5वीं बार युवती मेडिकल शॉप आई जरूर, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं दी। इस दौरान एक फुटेज में एक बाइक में जाते हुए दिखाई देने के बाद
पुलिस ने उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को देखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थकी हारी पुलिस कई तरफ हाथ पैर मार रही थी और इसी बीच कोतवाली के थाना प्रभारी ने मेडिकल दुकान संचालक और अकाउंट की जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिससे पुलिस की राह आसान हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने शनिवार को मेडिकल संचालक आशीष साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मेडिकल संचालक और युवती के अकाउंट से क्यों हुआ, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। उसको खोजबीन जारी की गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि प्रियंका सिंह और जो फार्मेसी है, सिटी फार्मेसी जो आकाश साहू चलाता है, और उसकी फार्मेसी में जो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन था, काफ़ी लंबा ट्रांजैक्शन दिख रहा था, करीब 19 लाख रुपए। तो उस संबंध में आशीष साहू को जब थाना लाकर पूछताछ की गई और कड़ाई से थोड़ा पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 15/11/2022 को ही प्रियंका सिंह को अपनी दुकान में मर्डर कर दिया था। पूरा मामला शेयर मार्केट में रुपए लगाने और उससे हुए नुकसान से जुड़ा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मेडिकल संचालक आशीष साहू ने अपना अपराध कबूल करते हुए ये स्वीकार कर लिया कि युवती की हत्या उसने ही की है। दरअसल 15 नवंबर को युवती जब दुकान पर पहुंची तो आशीष साहू से रुपए के लेन देन को लेकर बहस शुरू हुई। शोर शराबे को देखते हुए आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बातचीत के लिए बुलाया और दुकान का शटर बंद कर युवती का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। युवती चीखे नहीं, इसीलिए दुकान से रुई के बंडल से रुई निकालकर उसके मुंह में डाल दी ताकि वो शोर न मचा सके। दिनांक 19/11/2022 को आशीष साहू को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। जो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रियंका सिंह की गला दबाकर उसके दुकान में हत्या कर दी गई है और करीब 4 दिन तक वो अपनी दुकान में ही बॉडी को रखा था। 19 तारीख के ही सुबह 4 बजे फुटेज में भी वो आ चुका है, अकेला अपनी कार में बॉडी को रख के वो अपने घर कस्तूरबा नगर स्थित अपने घर ले जाकर बाड़ी में गाड़ी को खड़ा कर दिया था। 15 नवंबर को युवती की हत्या करने के बाद मेडिकल संचालक ने लाश को फ्रिज के पीछे छिपा दिया और इसके ऊपर इंजेक्शन के कार्टन रख दिए ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही वजह है कि 16 नवंबर को पुलिस जब दुकान पर युवती की जानकारी लेने पहुंची तो पुलिस की नजर वहां नहीं गई। सबसे खास बात यह है कि 16 नवंबर को बाकायदा आरोपी दुकान खोलकर दुकान चलाता रहा, किसी को पता न चले इसके लिए दुकान में परफ्यूम और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता रहा। शनिवार को जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो दुकान से घर तक लाश को लाने की कहानी आरोपी ने बयां कर दी। पुलिस के मुताबिक अगर शनिवार को पुलिस उसे हिरासत में नहीं लेती तो रविवार को आरोपी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। जो घर उसके होने से गुलजार हुआ करता था, आज वहां का सन्नाटा मानो हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। प्रियंका यहीं रहती थी, यहीं उसने अपने सपने संजोए, लेकिन सपनों का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। ये घर, ये गली, ये मोहल्ला और यहाँ का सन्नाटा हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। जो हुआ उस पर किसी को यकीन तक नहीं हो रहा। हर कोई ये सोच रहा है कि काश ये सब झूठ होता, काश सब पहले की तरह हो सकता। चेहरों पर छाई ये मायूसी उस दर्द की है जो कभी मिटने वाला नहीं। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित इस घर ही नहीं, पूरे मोहल्ले की चहेती थी वो जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उस प्रियंका के जाने के साथ ही उसके सपने भी तार तार हो चुके हैं। बिलासपुर में प्रियंका के साथ हुई जघन्य वारदात के बाद घर वालों के साथ ही पूरी भिलाई के लोगों में गुस्सा है। बचपन से इसकी इच्छा एक थी कि मेरे को कुछ बनना है,
मतलब बड़े पद में बैठना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है, इस बच्ची की इच्छा थी। इसी कारण मैं मेहनत करना बहुत चाहती थी और हमेशा जब भी इसको कुछ सर्टिफिकेट जारी बाहर जाना रहता था, कुछ लिखवाना रहता था, जनरली जिस तरह मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ तो जनरली हमेशा आती थी, चाचा मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मेरे को वो मदद चाहिए, जैसा भी हो, मतलब उसकी एक इच्छा थी कि पढ़ना है। ये प्रियंका जो है हमारे परिवार की सबसे अच्छी बच्ची में से गिनती होता था और ये हमारे समाज में होनहार बच्ची थी। ये वहाँ बिलासपुर में कोचिंग करने के लिए PSC की तैयारी कर रही थी और उस दरमियान जो है मेडिकल स्टोर के किसी साहू नाम के साहू से उसका परिचय हुआ और उसका दुरुपयोग करके उसने जो है उसे गलत ट्रैक में ले जा करके उसकी पढ़ाई के साथ साथ में उसको मतलब अलग ट्रैक में ले जा करके उसको बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। उसका सपना था कलेक्टर बनने का। सोचा था एक दिन आएगा जब वो सरकारी गाड़ी में घूमेगी, अपने घर वालों के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन आज वही प्रियंका जब अपने घर आई है तो इस शव वाहन में। ये बेजान शरीर देखकर हर किसी का दिल रो रहा है। जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, बस उसके जाने के बाद आते हैं लोग जो उसे खो देने वालों को ढांढस बंधा रहे हैं। प्रियंका सिंह हमारे समाज की बच्ची थी, उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ उसके साथ। ठीक है, हम लोग फांसी की मांग करते हैं। ऐसे जो हमारी होनहार बच्ची थी जो PSC का जो पढ़ाई कर रही थी, बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं, हमारे पूरा समाज चाह रहा है कि ऐसे दरिंदे को फांसी होना चाहिए। एक आम मिडिल क्लास परिवार से आती थी प्रियंका। बचपन सुविधाओं के अभाव में बीता, लेकिन सपने थे कुछ कर गुजरने के। तभी तो मेहनत करती थी वो। पता था जिस मुकाम को वो चाहती है उसका रास्ता अच्छी पढ़ाई के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। तभी तो क्लास में अव्वल आती थी हमेशा। माँ निजी अस्पताल में नर्स का काम करती हैं, पिता निजी कंपनी में गार्ड हैं। इसी बात का हमेशा उसे ख्याल रहा, इसीलिए तो घर के खर्च को चलाने के लिए वो भी काम के लिए निकल पड़ी थी। ट्यूशन के जरिए चंद पैसे जुटाती थी और इसी रास्ते पर चलकर उसने BCA भी पूरा कर लिया। इस सपने के साथ कि अब PSC क्वालिफाई करना है, इसी सपने को संजोए वो चल पड़ी थी बिलासपुर की तरफ। उसे भरोसा था कि ये शहर उसे वो मुकाम देगा जो हमेशा से उसकी चाहत थी। माँ बाप पर बोझ ना पड़े, लिहाजा वो कोचिंग और हॉस्टल का खर्चा खुद ट्यूशन पढ़ाकर निकालती और इसी दौरान वो शेयर ट्रेडिंग के काम से जुड़ गई। यही वो मोड़ था जो उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। उसे पता नहीं था कि जिस आशीष साहू नाम के साथी के साथ मिलकर वो चंद पैसे जुटाना चाहती थी, वही उसको एक दिन मौत की नींद सुला देगा। अब इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इस मामले को लेकर लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और दोषी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर इस वारदात के बाद भिलाई के सेक्टर 7 के इस घर में मातम पसरा हुआ है। मिथिलेश ठाकुर, भिलाई। सुपारी किलिंग की एक ऐसी वारदात जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता के कत्ल की सुपारी देता और फिर थाने फरियाद लेकर पहुंचता है, जो अपने पिता के मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देता है। कैसे खुला जल्लाद औलाद का राज, देखिए। वो निकल गया है, उसे मार डालो। 3 सुपारी किलर, 1 मास्टरमाइंड। ये हत्या नहीं, हादसा लगे। 10 लाख का बीमा, बाप का कत्ल। मॉर्निंग वॉक, मर्डर।
तारीख 10 नवंबर, ये तारीख ऐसी कहानी सुनाने वाली थी जिसमें कई राज कैद थे। बड़वानी के सेंधवा थाने में इसी तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट थी एक्सीडेंट में मौत की। 52 साल के बुजुर्ग छगन पवार, जो अंबेडकर नगर में रहते थे, रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें कौन सा राज कैद था? तो ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था। कॉल पर कत्ल का मास्टरमाइंड कह रहा था जो मॉर्निंग वॉक पर निकला है उसी का कत्ल करना है, लेकिन ये हत्या नहीं हादसा लगे। देखिए 10 तारीख को हमारे सिंधवा शहर थाने पर एक रिपोर्ट आई थी कि 52 वर्षीय युवक है छगन पवार, इसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिस पर से धारा 304A आईपीसी के तहत एफआईआर सिंधवा शहर थाने में दर्ज की गई थी। और जब हमारी टीम ने इसकी विवेचना शुरू की, जब इसमें जो हमारे तकनीकी साक्ष्य हैं, साइबर के साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो सभी प्राप्त किए गए, तो जो घटना का प्रारंभिक स्वरूप था उसमें संदेह उत्पन्न हुआ। और इससे जो जुड़े हुए लोग थे, जब उनसे पुलिस ने पूछताछ करी, जिसमें मुख्य व्यक्ति था अनिल पवार, जो कि मृतक का बेटा था, तो इसमें दूसरी ही कहानी निकल के सामने आई। हुआ भी ऐसा ही। पिकअप गाड़ी जो बार बार उसी इलाके में अपने शिकार यानी 52 साल के बुजुर्ग छगन पवार का इंतजार कर रही थी, और फिर एक बुजुर्ग की बेरहमी से जान ले ली गई। बुजुर्ग के कत्ल की सुपारी दी गई थी। सौदा तय हुआ था 2,50,000 में। अब सवाल है कि वो सुपारी किलिंग में साजिश किसने रची? कौन बुजुर्ग छगन की हत्या करवाना चाहता था? और सबसे बड़ी बात, यह हत्या है, हादसा नहीं। इसका राज कैसे खुला? तो मुखबिर ने पुलिस को एक ऐसी खबर दी जिसमें कैद था सच। ही जब हमारी टीम ने विवेचना शुरू की प्रकरण की, तो उसमें जो हमारे पास तकनीकी साक्ष्य आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे, और जो प्रारंभिक इनसे बातचीत थी, उसमें ही संदेह उत्पन्न हो गया था। उसके बाद हमारी टीम और इसकी जड़ में गई, तह तक गई, और सभी बिंदुओं पे जब इनसे बातचीत हुई तो पूरा प्रकरण निकल के सामने। अब सुनिए वो चौंकाने वाला खुलासा। सुपारी किलर से मौत का सौदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग छगन का बेटा अनिल पवार निकला, जिसने सुपारी देकर पिता की हत्या करवाई और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जैसा कि इसमें जो 2 लोग हैं जो कि पिकअप वाहन के मालिक हैं, बेसिकली इनसे इसने संपर्क किया और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसको पिकअप वाहन के माध्यम से इसकी हत्या की गई और उसको एक इन्होंने एक्सीडेंट का स्वरूप देने का प्लानिंग किया। आखिर क्यों एक बेटा जल्लाद बन गया जो पिता की जान का दुश्मन बन गया था? इस केस में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा था। वो सुराग था बुजुर्ग छगन पवार का बीमा। बेटे ने पिता का एक्सीडेंटल बीमा करवाया था, वो भी 10 लाख का, जिसमें सुपारी किलर को रुपए देने के बाद बाकी बचे रुपयों का बंटवारा करता। इसमें वास्तविकता ये थी कि जो मृतक था इसका एक बीमा था। बीमे की राशि प्राप्त करने के लिए इसके पुत्र ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर इसको मारने की साजिश रची, इसको षड्यंत्र रचा। इसके साथ ही पिता पुत्र का पहले से विवाद भी था, कुछ घरेलू बातें भी थी, पैसे को लेन देन को लेकर भी विवाद था। इन सब बातों को लेकर इसमें अनिल पवार ने अपने पिता की मृत्यु का पूरा एक प्लानिंग करी। इसमें बिट्टू, गोलू और करण 3 अन्य आरोपी भी हैं। ये 4 आरोपी पुलिस प्रकरण में हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक जो प्रथम दृष्टया प्रकरण एक्सीडेंट का स्वरूप देने का इन्होंने प्रयास किया था बीमे की राशि हड़पने के लिए, वो मूलतः एक हत्या का प्रकरण निकल के आया है और इसमें धारा 302 आईपीसी के तहत इजाफा किया गया। रिश्तों की सुपारी और साजिश सुन सब सकते में है और एक बेटे की हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली है। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मां के